देखिए, शुरू करते हैं अपना मोटरयान अधिनियम। इसकी धारा 19 जो है आपकी अनुज्ञापन प्राधिकारी की चालन अनुज्ञप्ति धारण करने की, निर्हित करने या उससे प्रतिशत करने की शक्ति दी गई है। मतलब कब वो आपकी अनुज्ञप्ति जो है उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है या वापस ले सकता है। जो आपको लाइसेंस दिया है चालन अनुज्ञप्ति का, उसको वो किन दशाओं में वापस ले सकता है या रद्द कर सकता है, दोनों चीजें हैं इसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा। तो इसमें कुछ शर्तें लिखी गई हैं, जब वो आपकी जो चालन अनुज्ञप्ति है उसको क्या कर सकता है, रद्द वगैरह कर सकता है या वापस ले सकता है। पहला क्लॉज कहता है, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं कि जब सुनवाई का अवसर देने के बाद जो भी चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है उसको सुनवाई का अवसर देने के बाद, सुनवाई के बाद, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो सुनवाई के बाद वो क्या, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी वो जो पहले पढ़ा था लगभग वही है। पहला कहता है अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी है। तो अभ्यासिक अपराधी है, अभ्यासिक अपराधी या शराबी। अगर कोई व्यक्ति अभ्यासिक हैबिचुअल है शराब पीने का या अभ्यासिक अपराधी है तो वो उसकी अनुज्ञप्ति को वापस ले सकता है। दूसरा कहता है इसमें कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अर्थ के अंतर्गत किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ का व्यसनी है, कुल मिला के ड्रग्स का एडिक्ट है, एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यसनी है, यानी का ड्रग्स लेता है, ड्रग्स का एडिक्ट है, इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी भी वो अनुज्ञप्ति क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। आगे लिखा है कोई संज्ञेय अपराध करने में मोटर यान का उपयोग कर चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसा, संज्ञेय अपराध में मोटर यान, तो यान अकेला लिख देते अपन यहाँ, यान का इस्तेमाल कर चुका है। मतलब मोटरयान का जो गाड़ी जो भी है, उस पे वाहन जो भी वाहन है उसका इस्तेमाल उसने क्या किया है, किसी संज्ञेय अपराध। तो ऐसे व्यक्ति की भी वो अनुज्ञप्ति क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है या वापस ले सकता है। अगर किसी मोटरयान के ड्राइवर के रूप में अपने पूर्वाचरण में यह दर्शित कर चुका है कि उसके यान चलाने से जनता को खतरा हो सकता है। ये कहता है ड्राइवर के रूप में उसने अगर वाहन चलाता है, आप कह लीजिए कि वो ड्राइवर के रूप में काम कर चुका है और और उससे ड्राइवर के रूप में कुल मिला के जनता को खतरा है। मतलब वो ड्राइवर के रूप में काम चलता है, मतलब लापरवाही तरीके से गाड़ी चलाता है, इस तरीके से गाड़ी चलाता है कि जो भी उसमें पैसेंजर बैठते हैं या जो भी जनता उसमें बैठती है उनकी जान को जोखिम है। ऐसा कई बार वो कर चुका है, तो उसकी भी लाइसेंस को क्या कर सकता है, वापस ले सकता है या खत्म कर सकता है। अगला कहता है उसने कपट या दुर्व्यवदेशन द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान की चालन अनुज्ञप्ति या चलाने की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है। मतलब क्या किया है उसने, कपट द्वारा या दुर्व्यवदेशन द्वारा गलत तरीके से जो है लाइसेंस को प्राप्त कर लिया, ठीक है। ई उसने क्या किया है, दुर्कपट या दुर्व्यवदेशन द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया है, ठीक है। बस इतना लिख लें कि कपट द्वारा या दुर्व्यवदेशन द्वारा उसने लाइसेंस प्राप्त किया है किसी भी वर्ग का, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, उसकी भी जो अनुज्ञप्ति वगैरह है उसको समाप्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद करने या शॉर्ट में लिखने हैं इनको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भाई किन आधारों पर उसकी अनुज्ञप्ति को समाप्त किया जा सकता है, तो उसको आपको लिखना है, इनको शॉर्ट में लिखना है। आगे कहता है कोई ऐसा कार्य कर चुका है जिससे जनता को न्यूसेंस या खतरा कारित करने की संभावना है जो केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विहित की जाए।
तो ये कह रहा है कोई ऐसा कार्य कर चुका है जिससे न्यूसेंस या खतरा, न्यूसेंस या खतरा, एफ है, या खतरा का कार्य किया है। बस इतना बहुत है, न्यूसेंस या खतरे का कोई कार्य किया है उसने, जिससे जनता को क्या हो सकता है, सीधी सीधी बात है, लोगों को क्या होता है, उससे नुकसान हो सकता है या खतरा हो सकता है। तो इस तरीके का कार्य अगर उसने किया है जो केंद्र सरकार ने बताया गया है इस अधिनियम के तहत, तो अगर इस तरीके का अगर कोई कार्य किया है उसने, तो उसके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। एफ के बाद जी है। जी में क्या है, जो धारा 22 की उपधारा 3 के परंतु में निर्दिष्ट परीक्षणों में बैठने में असफल रहा है या उनको उत्तीर्ण नहीं कर सका है। तो कुल मिला के जो धारा 22(3) के तहत जो परीक्षण होते हैं उनमें उनमें क्या रहा है, या तो बैठा ही नहीं है, और अगर बैठा है तो असफल हो गया, परीक्षणों में क्या है, असफल रहा है, परीक्षण में असफल रहा है। जो भी परीक्षण होते हैं इस अधिनियम के तहत, जो भी उसकी टेस्टिंग वगैरह ली जाती है, उन परीक्षणों में ये क्या रहा है, ये असफल रहा है ना, या बैठा ही नहीं है परीक्षा में, या वो असफल रहा है। परीक्षा मतलब इनका ड्राइविंग जो का जो टेस्ट होते हैं उनकी बात कह रहा है, कि वो टेस्ट इसने पास नहीं किए या उनमें बैठा ही नहीं है और लाइसेंस ले लिया है, इस तरीके का कोई व्यक्ति। अगला कहता है एच, 18 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति होते हुए जिसे उस व्यक्ति की लिखित अनुमति से शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति दी गई है, जो अनुज्ञप्ति के धारक की देखभाल करता है और जो अब ऐसी देखभाल में नहीं है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे कारण से जो लिखबद्ध किए जाएंगे, नीचे लिखा है। तो ये क्या कह रहा है, 18 वर्ष से कम आयु का, 18 वर्ष से कम, ये कौन सा व्यक्ति की बात कर रहा है, ये उस व्यक्ति की बात कह रहा है जिसको 18 वर्ष से कम है और उसे लाइसेंस दिया गया था, जो बगैर गियर वाली गाड़ियों का लाइसेंस देते ना, नहीं, इनको लाइसेंस कब देते हैं, कोई संरक्षक कोई क्या कहते हैं इनका, जो देखभाल करने वाले व्यक्ति के कहने पर इनको जो है लाइसेंस दे दिया गया था। अब जो व्यक्ति देखभाल करने वाला था वो उसकी देखभाल अब नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की भी जो लाइसेंस है वो ले ली जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के देखभाल, इतना लिख लीजिए, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अब देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पहले था, पहले देखभाल करने वाला था, उसकी अनुमति से इसको बगैर गियर की गाड़ी की अनुमति मिल गई थी, लेकिन अब वो जो देखभाल करने वाला है वो कहता है कि अब मैं इसको देखभाल वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है उसका भी लाइसेंस को वापस लिया जा सकता है। नीचे लिखा है, तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे क्या क्या कर सकता है। पहला कहता है इसमें, उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या भी प्राप्त करने से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्हित करने का आदेश दे सकेगा। तो ये कह रहा है अनुज्ञापन प्राधिकारी क्या क्या कर सकता है, या तो कोई विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक वाहन चलाने के लिए, या सभी तरीके के जैसा भी उसको आदेश करना उचित समझे, किन्हीं किन्हीं वर्गों के या वर्णनों के यानों को चलाने के, वर्ग या वर्णनों को मतलब जैसा भी वो चाहे, क्या स्पेशली कोई वर्ग के आप भैया इस तरीके का वाहन नहीं चलाएंगे, यान चलाने के लिए या चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए या अभिप्राप्त करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए क्या कर सकता है, निश्चित या विनिर्दिष्ट मतलब जो आदेश में बताई जाए उस अवधि के लिए क्या कर सकता है, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसका जो लाइसेंस है कुल मिला के विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसका जो लाइसेंस है उसको क्या कर सकता है, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्हित करने का आदेश दे सकता है। निर्हित मतलब अयोग्य घोषित कर सकता है कि भैया आप अयोग्य हो गए हैं, अयोग्य। तो कुछ जितनी भी अवधि उसने लिखी है, जो भी अवधि उसने लिखी, जितने भी टाइम, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर वाहन के लिए भी कह दे, तो जैसा वो आदेश देना उचित समझे वैसा वो आदेश पारित कर सकता है। दूसरा इसमें कहता है, ऐसी किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंगत कर सकता है, ये वापस ही लेने की बात कह रहा है, अगर वो चाहे तो वापस भी ले सकता है, क्या कर सकता है, वापस ले सकता है।
तो मतलब दो चीजें हो गई, या तो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, एक तरीके से अयोग्य कर सकता है, इसको सस्पेंड भी कह सकते हैं, सस्पेंड। ठीक है, एक मिनट, ठीक नहीं लिखा है, सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड कर दी उसने कुछ समय के लिए, या फिर क्या कर सकता है, परमानेंटली वापस भी ले सकता है, दोनों ही बातें हैं। कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है लाइसेंस को कि साहब आप 6 महीने तक नहीं चलाएंगे, साल भर तक नहीं चलाएंगे, या फिर परमानेंटली क्या कर सकता है, लाइसेंस को वापस ले सकता है, खत्म कर सकता है। जैसा भी वो आदेश देना चाहे वैसा वो आदेश पारित कर सकता। तो ये खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके थोड़े से जे हैं, ये आपको पढ़ के रखना है और इनको याद करना है। याद क्या करना है, ये क्या 2 बार पढ़ना है तो याद हो जाएगा, थॉट में लिख लेना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अयोग्यता से संबंधित कौन सी चीज है या कौन सी नहीं है ना। तो आप इसको आपको याद रखना है, ये ए से लेके पूरे एच तक दिए गए हैं। अब इसमें देखिए 1A, 1A कहता है जहां धारा 206 की उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को कोई अनुज्ञप्ति अग्रेसित की गई है, अनुज्ञापन प्राधिकारी या चालान अनुज्ञप्ति के धारक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है तो वह या तो चालान अनुज्ञप्ति के धारक को निर्मुक्त कर देगा, या वह विस्तृत कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी यानों या यानों के किसी वर्ग या विवरण के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से करने का। ये कह रहा है कि जहां कोई व्यक्ति धारा 206 की उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति जो है अग्रेसित की गई है, मतलब धारा 206 के तहत दी गई थी, तो वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी क्या कर सकता है, सबसे पहले तो कोई नियम है कि सब जो भी जो अनुज्ञप्ति धारित करता है वो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को सुनेगा, सुनने के बाद क्या कर सकता है, सुनने के बाद उसको अवसर देगा, अवसर देने के पश्चात यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति धारक को निर्मुक्त कर देगा, मतलब उसको अवसर देने के बाद निर्मुक्त कर देगा या विस्तृत कारणों को लिखवा दे, दो ही बचे हैं, या तो उसको निर्मुक्त हो जाता है तो ठीक है वो ये नहीं करेगा, लेकिन अगर नहीं संतुष्ट होता उसके जो बताए गए कारण हैं तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद विस्तृत में कारण लिखवत करेगा और ऐसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति को विनिर्दिष्ट यानों या यानों के किसी वर्ग, मतलब स्पेसिफिक वाहन हो सकते हैं या यानों की कोई श्रेणी हो सकती है, जो भी कोई यान हो उनके बारे में व्यक्ति की अनुज्ञप्ति को कहाँ थे, विवरण विनिर्दिष्ट यानों या यानों के किसी वर्ग या विवरण के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से क्या कर देगा, अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये स्पेशली धारा 206 के बारे में कह रहा है। अब 206 अपने देखना पड़ेगा कि भाई 206 में कौन से वाहन है, तो उन स्पेशली वाहनों के बारे में कह रहा है, तभी ये समझ में आएगा। 206 एक मिनट देख लें जरा कि 206 वाला कौन से वाहन होते हैं कि किस लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, उसके बारे में है ये स्पेशली। ये आपके 200 कौन सा है, 206, 206 है पुलिस अधिकारी के दस्तावेज में। 206 का जो आपका है कहाँ गया, 206 की उपधारा 4, ये 206 की उपधारा 4 कहती है राज्य सरकार द्वारा नियमित प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान की धारा 143, 183, 184, 185, 189, 190, 194, 194 से डी में ये कुल मिला के अपराध किया है, चालान अनुज्ञप्ति को जब्त करेगा और उसे, ये वो व्यक्ति है कि जिसकी पुलिस अधिकारी द्वारा चालान अनुज्ञप्ति वगैरह जब्त की गई थी, उनके बारे में कह रहा है कि भाई ये कोई अपराध किया होगा तो उसकी जो अनुज्ञप्ति वगैरह है पुलिस वालों द्वारा जब्त कर ली गई होगी, उनके बारे में कह रहा था। ऐसे व्यक्ति को जो अनुज्ञापन प्राधिकारी जो कुल मिला के क्या करेगा, उनको सुनवाई का अवसर वगैरह देने के बाद या तो छोड़ देगा उसको कि भाई ठीक है जाओ, या फिर अगर वो नहीं है तो उसमें वो विस्तृत में कारण लिखेगा, विस्तार में क्या लिखेगा, विस्तार से कारण लिखेगा, विस्तार के साथ, मतलब एक डिटेल में काफी विस्तार के साथ कारण लिखते हुए क्या कर सकता है, उसकी अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकता है। कुल मिला के जो पुलिस के हत्थे चढ़े वाले लोग हैं उनके बारे में जब वो डिसीजन करेगा तो इनसे सुनवाई करेगा, सुनवाई करने के बाद विस्तार से जो है वो जो भी फैसला करेगा वो विस्तार से डिटेल में लिखेगा। और क्या क्या कर सकता है इनके मामले में, पहले अपराध के 3 माह की अवधि के लिए निरस्त करने का आदेश दे सकता है। कितने माह के लिए, 3 महीने के लिए। पहले वो कह रहा है कि भैया 3 माह के लिए क्या कर सकता है, पहले अपराध के लिए, पहले अपराध के लिए कह रहा है, तो अपराध की बात है ना, इसलिए पहला
पहला अपराध है अगर इस व्यक्ति का, तो 3 माह के लिए क्या कर सकता है, उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। दूसरा कह रहा है दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति की चालान अनुज्ञप्ति का प्रतिसरण करने का आदेश दे सकता है। ये कह रहा है अगर दोबारा किया है उसने वही अपराध, तो फिर उसके जो है उसको क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है या खत्म कर सकता है। जो लाइसेंस है उसको जब्त कर लेगा, या कह लीजिए खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ऐसा आदेश दे सकता है अगर किसी का, व्यक्ति का जो अपराध से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने किसी अपराध किया है, और कुल मिला के आप तो एक ही शब्द याद रखिए, अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, कोई ऐसा अपराध किया, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा है, और वो भी अपराध कैसा है, इमोटर या ये वाला आपका चालन से जुड़ा हुआ कोई अपराध है, तो ऐसे में जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसका विस्तार से वर्णन करते हुए, उसका अगर उसने पहली बार अपराध किया है तो 3 माह तक के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर देगा, अगर दोबारा करता है तो परमानेंटली उसका लाइसेंस जो है क्या कर लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु जहां इस धारा के अधीन किसी चालान अनुज्ञप्ति का प्रतिशत कर दिया गया है, वहां ऐसी चालान अनुज्ञप्ति के धारक के नाम को पब्लिक डोमेन में ऐसी रीति में रखा जा सकेगा जैसा केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है जो भी नेट वगैरह होता है वहां उसका नाम शो करेगा कि भैया इन व्यक्ति का जो नाम है इनका हटा दिया गया, और किस वजह से हटा दिया गया। तो पब्लिक डोमेन है जो सरकार की साइडें वगैरह होती हैं, कुल मिला के इनकी आरटीओ की साइड होती है, उसी पे इसका नाम शो करेगा कि किन किन लोगों का जो लाइसेंस सस्पेंड किया गया है और किस वजह से किया गया है। तो एक जैसे पुलिस का रजिस्टर होता है ना, जिसमें शो होते रहते हैं कि कौन कौन से अपराधी हैं, क्या क्या अपराध किए, वैसे जो डोनेम होता है जिसको नेट की भाषा है ये, तो इंटरनेट पे कुल मिला के शो करेगा, उसमें लिखा रहेगा कि ये फलाने व्यक्ति इन्होंने ये अपराध किया, तो इस वजह से इनकी लाइसेंस निरस्त किया गया है, वो इतनी इतने अवधि के लिए, या जो परमानेंट होगा तो वो मतलब जो भी डिटेल होगी वो उसमें शो करेगी। दूसरा कहता है इसका, देखिए दूसरा देखिए, दूसरा कहता है जहां उपधारा 1 या उपधारा 1A के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां चालान अनुज्ञप्ति का धारक यदि चालान अनुज्ञप्ति को पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है तो अपनी चालान अनुज्ञप्ति उस प्रमाण उन अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा जिसने उसे आदेश दिया है, या अनुज्ञापन प्राधिकारी। पहला तो कह रहा है कि भाई जिसका लाइसेंस सस्पेंड होता है, तो जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी है जिसने भी वो आदेश दिया है, सबसे पहली जिम्मेदारी है जो वाहन चलाने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो अपने चालन जो उसका लाइसेंस है उसको सौंप देगा। क्या कर देगा, सौंप देगा, या कह लीजिए जमा कर देगा। क्या कर देगा, जमा कर देगा। ठीक है, लाइसेंस क्या कर देगा, जमा कर देगा। जिसने आदेश दिया उसी को दे देगा, सौंप देगा या जमा कर देगा। या फिर कह रहेगा पहला ये कहता है चालान अनुज्ञप्ति के इस अधिनियम के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति होने पर उसे तब तक अपने पास रखेगा जब तक निरता समाप्त नहीं हो जाती या हटानी नहीं दी जाती। दूसरा, इस अगला क्या कह रहा है, या फिर क्या करेगा, उस चालान अनुज्ञप्ति के इस अधिनियम के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति होने पर उसे तब तक अपने पास रखेगा जब तक निरता समाप्त नहीं हो जाती या हटानी नहीं दी जाती। अगर वो चालान अनुज्ञप्ति है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, चालान अनुज्ञप्ति है, तो अपने पास रख सकता है। कब तक रख सकता है, जब तक कि उसकी जो अयोग्यता है वो समाप्त नहीं हो जाती। कौन रख सकता है ये, अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन प्राधिकारी के बारे में कह रहा है, ये कब तक रख सकता है अपने पास, जब तक आपकी अयोग्यता समाप्त नहीं हो जाती, या जो आपको जो क्या कहते हैं निर्योग्यता वगैरह है जो लगाई गई थी वो हटा नहीं दी जाती, उस समय तक वो अपने पास उनको रख सकता है। दूसरा, उस चालान अनुज्ञप्ति के इस अधिनियम के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति न होने पर उस पर निहरता प्रश्नांकन करेगा और उसे उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास भेज देगा जिसने वह दी थी। अगर वो इस अधिनियम के अधीन नहीं दी गई थी, किसी अन्य अधिनियम के अधीन दी गई थी, तो उस पर एक प्रश्नांकन कर देगा। प्रश्नांकन का मतलब उस पर टीप लगा दी जाती है। आपने देखा होगा ना, जैसे आप कोर्ट में जमानत देते हो, मान लो कोई किताब होती ना खेत की, उस पर क्या लगा देता है, कोर्ट टीप लगा देता है। ऐसे ये चालन पे क्या करेंगे, जो चालन है आपका मान लो इस तरीके का आने लगा आज, तो उस पर टीप लगा देंगे, लिख देंगे भैया, या सील वील जो भी होता है इनका निशान लगा देंगे कि हाँ, और कहाँ भेज देंगे, जिसने भी उसे जारी किया तो उसके पास उसको भेज दिया जाएगा। अगला, किसी अनुज्ञप्ति के प्रतिसरण किए जाने की दशा में उस पर प्रतिसरण का प्रश्नांकन करेगा, और यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जिसने वह दी थी, तो वह
प्रतिसरण के तत्वों की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने वह अनुज्ञप्ति दी थी। ये भी सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर उसका जो है लाइसेंस को निरस्त किया जाता है तो उस पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, पृष्ठांकन किया जाएगा, ताकि वो लाइसेंस का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। पृष्ठांकन से समझ में आ जाता है कि भाई निरस्त है, सील सिक्का जो भी है वो लगा देते हैं, उस पर हस्ताक्षर वगैरह कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं एक लाइन की निरस्त, एक सील ही होती है कुल मिला के वो लगा देते हैं। तो उससे पता पड़ जाता है कि इनका लाइसेंस जो है सस्पेंड है। या तो खुद जारी किया है तो लगा देगा, अगर खुद जारी नहीं किया तो जिसने जारी किया है उसके पास जो है पृष्ठांकन करके भेज देगा। परंतु लिखा है, परंतु चालान अनुज्ञप्ति को धारक को निरता की अवधि की समाप्ति पर केवल तभी लौटाया जाएगा जब वह सफलतापूर्वक चालक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूरा करता है। अब ये कह रहा है कि जब उसकी अयोग्यता खत्म हो जाती है, मान लीजिए ये 3 माह की बात कह रहे हैं कि 3 माह बाद, तो जब उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाती है तो कुल मिला के उसको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, तभी उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो ये कह रहा है दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है उसका लाइसेंस क्या किया जाएगा, वापस उसको दिया जाएगा। तो उसको दोबारा से टेस्ट पास करना जरूरी है। ऐसी अवस्था में जब उसका खारिज किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो उसको दोबारा से टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी उसे जो है लाइसेंस दिया जाएगा। 2A इसको थोड़ा सा मिटा लें, चलिए रहने दीजिए, 2A ज्यादा खास नहीं। 2A देखिए, 2A क्या कहता है, 2A कहता है अनुज्ञप्ति धारक जिसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है वह धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्त और विनियमित स्कूल या स्थापन से या किसी अन्य अभिकरण से जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करेगा। तो ये कह रहा भैया जिसकी लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, कुल मिला के उसको क्या करना पड़ेगा, चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण, जो कुल मिला के आप तो एक तरह समझेंगे, प्रशिक्षण जो है उसको, प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है वो करना पड़ेगा, प्रशिक्षण। अब पाठ्यक्रम चालक से संबंधित, तो अपने को समझने के लिए कितना इतना ही पर्याप्त है। प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण मतलब इसी का अपने मोटरयान पढ़ना है तो इसी से संबंधित प्रशिक्षण होगा। तो जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है मोटरयान से संबंधित, उसको क्या करना पड़ेगा, उस स्कूल जो बनाए गए हैं वहां पे जाके लेना पड़ेगा। इसके बाद कहता है तीसरा कहता है अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपधारा 1 या उपधारा 1A के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, और ऐसी अपील प्राधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देगा तथा किसी भी पक्षकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसकी सुनवाई करेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और किसी अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा। ये अपील का राइट है उसका। काय का राइट है, अपील। इसमें अपील लिख लीजिए बस, अपील, और अवधि तो सिंपल है 30 दिन, ठीक है इतना। कहाँ करेगा, विहित प्राधिकारी को। कहाँ करेगा, विहित प्राधिकारी को, विहित प्राधिकारी। तो ये 2-3 शब्द हैं। अपील होगी इसमें। तीसरे में क्या कर सकता है, वो जो भी आदेश जो ऊपर दिए गए थे ना, उसकी अनुज्ञप्ति लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है, तो उसके विरुद्ध जो भी पक्षकार दुखी है वो क्या कर सकता है, अपील प्राधिकारी, अपील नहीं, विहित प्राधिकारी जो है, विहित प्राधिकारी को 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अब अपील प्राधिकारी क्या करेगा, स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी ने जो है उसकी लाइसेंस सस्पेंड किया है उसे वो बुलाएगा, या मान लीजिए उससे जानकारी लेगा, उसको सुनेगा, उसके बाद क्या कर सकता है, उसके बाद क्या करेगा, दोनों को सुनता है, उसके बाद जैसा भी वो आदेश देना चाहे वैसा वो आदेश जो है अपील प्राधिकारी दे सकता है। उसके पक्ष में भी दे सकता है, विरोध में भी दे सकता है, जैसा वो आदेश देना चाहे वैसा आदेश दे सकता है। और अपील प्राधिकारी का जो आदेश होगा कैसा होगा, अंतिम होगा। मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ फिर आप चले जाएंगे, तो इसका जो आदेश होगा कैसा होगा, अंतिम होगा। इसके बाद फिर कहीं नहीं जा सकते, वो आपका अंतिम उपाय होगा। तो जो भी आदेश देगा अपील प्राधिकारी, उसका आदेश क्या होगा, अंतिम होगा। अब देखिए इसको मिटाएं, सेक्शन जो है 20, न्यायालय की निर्भरता करने की शक्ति। ये तो प्राधिकार, ये तो आपका जो है जो चालन देता, अनुज्ञप्ति देता है वही कर रहा था। अब न्यायालय द्वारा कब होता है, स्वाभाविक सी बात है, न्यायालय द्वारा तो जब कोई व्यक्ति कोई अपराध वगैरह करता है ना, तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे में उसकी अनुज्ञप्ति लाइसेंस को भी क्या कर देता है, सस्पेंड कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अपराध में शामिल रहा है, तो न्यायालय को लगता है कि भी इसका लाइसेंस करना चाहिए, जब अगर वो उसी से जुड़ा हुआ कोई अपराध है,
तो न्यायालय उसके लाइसेंस को जब्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो ये न्यायालय की बात है। देखिए, न्यायालय की निरस्त करने की शक्ति, सेक्शन जरूर याद रखेंगे आप, ये सब अभी तक जो आए सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। न्यायालय की निर्हित ये न्यायालय की निर्हित करने की शक्ति के बारे में कह रहा है। इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला कहता है, जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए जिसके करने में मोटर यान का उपयोग किया गया था, ठीक है ना, मोटर यान का उपयोग किया गया था, दोषित किया जाता है, तब वह न्यायालय जिसने उसे दोषित किया है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड अधिरूपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को जो इस प्रकार दोषित किया गया है सभी वर्गों या वर्णनों के यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के यानों को भी को जो ऐसी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए उतनी अवधि के लिए जितनी न्यायालय विनिर्दिष्ट करे निर्हत घोषित कर सकेगा। परंतु धारा 183 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की बाबत ऐसा कोई आदेश पहले या दूसरे अपराध के लिए नहीं दिया जाएगा। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये एक सिंपल सी बात कह रहा है ना। क्या कह रहा है कि जब कोई ऐसा कोई अपराध है जो मोटर यान से संबंधित है और न्यायालय में आ रहा है तो न्यायालय सजा तो दे ही सकता है, इसमें वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। न्यायालय क्या कर सकता है, सजा तो देते ही देता है। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाना चाहिए तो उसका लाइसेंस भी निरस्त कर सकता है। कुछ समय के लिए किया जाना चाहिए, मतलब जैसा आदेश समझे। न्यायालय को लगता है कि कुछ समय के लिए किया जाना चाहिए तो कुछ समय के लिए कर सकता है, या न्यायालय को लगता है कि कोई स्पेशल जो वाहन है उसको ही उसके लिए करना चाहिए तो उसके लिए कर सकता है। सभी वाहनों के लिए भी कर सकता है, या कोई स्पेशली वाहन है उसके लिए भी कर सकता है कि भाई आप ट्रक नहीं चलाएंगे बस, या कह सकता है आप कोई वाहन ही नहीं चलाएंगे, या आप मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, मतलब जैसा भी वो आदेश करे वैसा कर सकता है। या कह सकता है कि आप कोई भी वाहन नहीं चलाएंगे, या निश्चित अवधि के लिए कर सकता है, या कर सकता है जैसा वो आदेश कुल मिला के देना चाहे वैसा वो आदेश न्यायालय दे सकता है। दंडादेश के साथ साथ, मतलब दंड तो देगा ही देगा उसके, ऐसा कि नहीं कि केवल लाइसेंस निरस्त हो गया तो दंड नहीं मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी, सजा तो मिलती ही। उसके अलावा अगर न्यायालय को लगता है तो वो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकता है। लेकिन इसमें लिखा है कि धारा 183 वाले अगर कोई अपराध है जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो 183 वाले जो अपराध है उसमें 2 मौके दिए जाएंगे उसके बाद। तो 183 वाले अपराध में कितने मौके दिए जाएंगे, 2। ये 2 मौके दिए जाएंगे, बस इतना याद रख लें। 183 वाला जो अपराध है उसमें आपको 2 बार माफी है एक तरीके से, उसके बाद लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। ये अपन आगे देखेंगे क्या है 183, या अभी देख लीजिए आप 183 में क्या है। एक मिनट, 183 में आपका जो कौन से अपराध है, वन एट्टी 182 183 अत्यधिक गति से वाहन चलाना है। 180 82 82 83 शायद 83 था, अत्यधिक गति से वाहन चलाना ही है शायद। तो इसमें जो है वो आपको 2 मौके हैं, 2 मौकों के बाद क्या कर दिया जाएगा उसको, इसमें 2 कुल मिला के 2 बार के आपको मौके दिए जाएंगे। उसके बाद ही क्या किया जाएगा, आपका वाहन का जो लाइसेंस वगैरह है उसको निरस्त किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट धारा है ये भी, वैसे हाँ पूछा जाता है, अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना है ना। तो अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने वाली बात है इसमें, तो उसके लिए आपको 2 मौके दिए जाएंगे, उसके बाद आपका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। तो ये भी यहाँ भी लिख सकते हैं, आप धारा पे भी लिख सकते हैं। इसमें कितने मौके दिए जाएंगे, 2। दूसरी बार तीसरी बार करोगे तो फिर आपका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। दूसरा कहता है इसका, देखिए पॉइंट दूसरा कहता है, जहां किसी व्यक्ति की धारा 132 की उपधारा 1 के खंड ग, धारा 134 या धारा 185 के अधीन किसी अपराध के लिए दूषित किया जाता है, वहां ऐसे किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित करने वाला न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निरता का आदेश करेगा। और यदि उपधारा 132 की उपधारा 1 के
एक के खंड ग या धारा 134 के संबंध में है तो ऐसी निरहता 1 माह से अन्यून की अवधि के लिए होगी, और यदि अपराध धारा 185 के उस संबंध में है तो ऐसी निरहता 6 माह से अन्यून की अवधि के लिए होगी। तो ये स्पेशली कुछ अपराध दिए गए हैं। ये कह रहा है कि अगर धारा है, कोई व्यक्ति धारा 132 की उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध करता है, उसका खंड ग है, या 134 की या 185 के अधीन दोषित किया जाता है, वहां ऐसे किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित करने वाला न्यायालय जो है उपधारा 1 के अधीन निरहता का आदेश करेगा, मतलब अयोग्य घोषित कर सकता है। निरहता का आदेश मतलब उनका जो लाइसेंस चलाने के लिए या कह लीजिए वाहन चलाने के लिए उनको अयोग्य घोषित कर सकता है। और यदि धारा 132 की उपधारा 1 के खंड ग या धारा 134 के उपबंधों में से अगर कोई अपराध है तो ये कह रहा है निरहता की अवधि में पहले बार में जो अपराध है उसके लिए कितना है, अवधि के लिए 1 माह की अवधि है। 1 माह जो धारा 134 वाले जो अपराध है उनका जो क्लॉज दिया है उसके तहत है, तो अगर 1 माह के लिए, और यदि अपराध धारा 185 के संबंध में है तो 6 माह, और ये कह रहा है धारा 185 के संबंध में है तो 6 माह के लिए क्या कर सकता है, उसका लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। ये थोड़ा देखना पड़ेगा 134 वगैरह में क्या है, तो ये आप देख लेना उसमें क्या है। अभी मैंने देखा भी नहीं उनमें क्या है। तो 184 85 तो आपको पता ही है, और बाकी जो 134 में क्या है ये आप थोड़ा देख लेना उसमें क्या है। उसमें कुल मिला के जो है 1 माह की अवधि के लिए क्या करा जाएगा, लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। वो बाकी की जो है इसमें आपको है 185 जो है मत व्यक्ति वगैरह है, शराब वगैरह पी के जो है आप वाहन चलाते हैं, तो ऐसी अवधि में जो है 6 माह के लिए क्या किया जाएगा, वाहन का जो है आपका निरस्त किया जाएगा। 134 देख ही लें क्या है। वाहन अगर मत व्यक्ति हैं तो 6 माह के लिए आपका जो है लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। 134 में दुर्घटना ही वगैरह है, क्षति वगैरह पहुंचाना, आपको कौन सी क्षति वो उसमें देखना पड़ेगा क्लॉज में। तो दुर्घटना या क्षति किसी अन्य व्यक्ति को पहुंचाने से संबंधित है तो उस मामले में 1 माह है, और अगर शराब वगैरह पी के गाड़ी वाहन चलाते हैं तो 6 महीने के लिए आपका जो लाइसेंस है क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, या कह दीजिए खत्म कर दिया जाएगा। परंतु लिखा है, नहीं आगे लिखिए, इसमें लिखा है तीसरा क्लॉज, तीसरा कहता है न्यायालय जब तक वह विशेष कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा अन्यथा आदेश देना उचित न समझे किसी ऐसे व्यक्ति को निरस्त करने के आदेश देगा। ये कह रहा है जब तक न्यायालय विशेष कारण लिखना आवश्यक न समझे। कौन कौन है, जो धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषित किए जाने पर उस धारा के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए पुनः दोषित किया जाता है। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 184 के अधीन पुनः पहले भी पकड़ा जा चुका है, उसके बाद दोबारा पकड़ा जाता है, तो फिर न्यायालय उसका लाइसेंस है जो कि फिर उसमें वहां न्यायालय को क्या कर सकता है, उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। धारा हेलो 189 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषित किया गया है। एक मिनट, हेलो हेलो सर, 132 का खंड उपधारा 1 का खंड गा तो है ही नहीं सर। 100 क्या कह रहा है ये, इसमें लिखा है ना 132 132। की उपधारा 1 का खंड गा। हाँ, इसमें 132 का खंड गा लिखा है ना। जी, तो वो है 132 ही नहीं सर। एक का मिनट और इंग्लिश में खा देख लीजिए। बचा। हाँ सी लिखा है इंग्लिश में भी, अब वो देखेंगे, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें ऐसा कोई issue नहीं है, नहीं है। मैं देख लेता हूँ, 132 है ना, जी नया है ना आपका, जी 132। जी सर, लोपित कर दिया है सर वो। ओपन कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त हो गया है। चलिए ठीक है, तो समाप्त कर दिया तो उससे आपको क्या दिक्कत है, नियंत्रण के बाहर हो जाता है, यान चलाता है और अपना नाम बता, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर समाप्त हो गया तो अपनी प्रॉब्लम नहीं है, खैर जी समाप्त हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा है, अभी इसमें नहीं करा है उन्होंने, तो ठीक है, वो तो समाप्त हो गया तो ये
हालांकि उन्होंने इसमें लिखा है, लेकिन अगर इसमें उसमें समाप्ति हो गया तो कोई उसका फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो एक माह वाली बात ही नहीं आ जाएगी, फिर तो यही रहेगी बस 6 माह शराबी वाला। लेकिन हाँ ठीक है, अगर वो पहले जो वाहन था उसका, तो उसका कोई फिर असर ही नहीं रह जाएगा, जब वो है ही नहीं क्लॉज तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना। क्या होता है, एक्ट वाले जब कुछ चीज समाप्त करते हैं भूल जाते हैं कि यहाँ भी इसे हटाना है उसको, तो वहां से हटा दिया, वो यहाँ से कोई हटा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बात तो तब आएगी जब वो होगा, जब वो है ही नहीं तो ये बात आएगी नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सा पढ़ रहे थे, तीसरा कहाँ गए थे अपन, अब मैं भूल गया। हाँ अच्छा, हाँ 189 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा गया है, या जो धारा 192 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया। तो जो धाराएं लिखी हैं कि अगर कोई व्यक्ति 184, है ना, 184 के लिए दोबारा अगर दंडित किया जाता है कि अधीन दोष सिद्ध किए जाने पर, या 189 के अधीन अगर कोई व्यक्ति, और 192 के अधीन अगर कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है, तो कुल मिला के इनकी दोष सिद्धि पर न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति का जो लाइसेंस है उसको निरस्त कर सकता है। परंतु लिखा है, परंतु निर्भरता की अवधि खंड का में निर्दिष्ट दशा में 5 वर्ष से, या खंड खा में निर्दिष्ट दशा में 2 वर्ष से, और खंड गा में निर्दिष्ट दशा में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो तीनों के लिए अलग अलग अवधि लिखी है जो लाइसेंस सस्पेंड कर रहा है न्यायालय। पहले के लिए लिखा है 5 वर्ष के लिए, दूसरे के लिए लिखा है 2 वर्ष के लिए, और तीसरे के लिए कितना लिखा है, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए क्या करेगा न्यायालय, उसका जो लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। 184 वाला जो मैटर है उसमें लाइसेंस 5 साल के लिए निरस्त करेगा न्यायालय। 189 वाले मैटर में न्यायालय 2 वर्ष के लिए सस्पेंड करेगा, और 192 वाले मैटर में न्यायालय जो है 1 वर्ष के लिए क्या कर सकता है, उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। तो बस इतना ही याद रखें आप, तो 184, 189 और 192। 184 में 5 वर्ष, 189 वाला अगर मैटर है तो 2 वर्ष के लिए, और 192 वाला जो मैटर है, 192 ही है, 192 वाला जो मैटर है उसमें 1 वर्ष के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, लाइसेंस को क्या है, सस्पेंड कर सकता है। चौथा देखिए, इसका चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है, धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को निरह करने का आदेश देने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि चाहे ऐसे व्यक्ति ने धारा 9 की उपधारा 3 में यथा निर्दिष्ट चालन सक्षमता का परीक्षण पहले उत्तीर्ण कर लिया हो या ना कर लिया हो, वह तब तक निरस्त बना रहेगा जब तक वह निरस्तता का आदेश दिए जाने के पश्चात वैसे परीक्षण में अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से उत्तीर्ण नहीं हो जाता। ये वही बात है, सब वही बात है कि अगर किसी व्यक्ति का लाइसेंस कुल मिला के निरस्त हो जाता है किसी या न्यायालय द्वारा या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तो सभी में एक ही बात आ रही है कि जब भी उसका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड हुआ है, मान लो 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी अवधि रही हो, उसके लिए सस्पेंड होता है, तो उसका दोबारा जो लाइसेंस रिन्यू होगा ये उसी शर्त पे होगा कि भैया आप जो परीक्षा होती है ड्राइविंग की, जो भी परीक्षा होती वगैरह है, या जो भी पैमाना है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको दोबारा से लाइसेंस दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लाइसेंस जब निरस्त नहीं हुआ था उससे पहले परीक्षा प्राप्त कर ली थी या पास कर ली थी। आपको अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है तो कुल मिला के आप तो मोटे तौर पे एक ही बात याद रखें कि उसको दोबारा से परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको लाइसेंस दिया जाएगा। अब 5वां कहता है, वह न्यायालय जिसको सामान्यतः उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध के लिए हुई किसी दोष सिद्धि की अपील की जा सकेगी, या उपधारा के अधीन किए गए निरहता के किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा कि उस दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप निरहता का ऐसा आदेश दिया गया। क्या कह रहा है, वह न्यायालय जिसको सामान्यतः उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रकार के अपराधों के लिए हुई किसी दोष सिद्धि की अपील की जा सकेगी। अच्छा ठीक है, ये भी अपील की बात कह रहा है, उस उपधारा के अधीन किए गए निरहता के किसी आदेश को इस बात के होते हुए अपास्त कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा कि उस दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप निरहता का ऐसा कोई आदेश दिया गया है। तो ये कह रहा है जो भी न्यायालय ने आदेश दिया है उसकी अपील हो सकती है, और जो भी अपील में जो भी फैसला है या जो न्यायालय उसको सुनता है वो कोई भी फैसला, जैसा वो फैसला चाहे वैसा फैसला वो दे सकता है। जो भी फैसला वो चाहता, जो भी न्यायालय फैसला चाहता उसके बारे में फैसला अपनी तरफ से वो जो भी देना चाहे वो भी फैसला
दे सकता। बस सीधा याद रखें कि जो ऊपर का न्यायालय है या जो न्यायालय सुन रहा है जिसने था, या जो अपीली न्यायालय है, वो जैसा भी आदेश देना चाहेगा वो वैसा आदेश क्या कर सकता है, इस मामले में पारित कर सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए ये कहता है 21, सेक्शन 21, सेक्शन 21 कहता है कुछ मामलों में चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन, ये भी निलंबन ही है। ये कुछ अन्य मामलों में पहले अनुज्ञापन प्राधिकरण, देखिए क्रम से सेक्शन है, बस सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भाई अनुज्ञापन प्राधिकारी कहाँ करता है, न्यायालय कहाँ करता है और अन्य परिस्थितियों में कहाँ होता है। तो तीनों क्रम से दे रखे हैं, 21, 20 और 19, है ना, तो क्रम से दे रखे हैं, तो क्रम से आपको याद रहना चाहिए, याद हो भी जाएंगे। देखिए ये अन्य परिस्थितियां बता रहा है जब उसका निलंबन वगैरह किया जा सकता है। पहला कहता है जहां किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो धारा 184 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषित किया जा चुका है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अभिकथन का कोई मामला रजिस्टर किया गया है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी वर्ग या वर्ण के मोटर यान को ऐसे खतरनाक रूप से चलाने के कारण, जैसा कि उक्त धारा 184 में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोरोपति कारित की है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे वर्ग या वर्णन के मोटर यान के संबंध में पारित चालन अनुज्ञप्ति उस तारीख से जिसको उसका मामला रजिस्टर किया गया है 6 माह की अवधि तक के लिए, या यदि ऐसा व्यक्ति की समाप्ति के पूर्व उन्मोचित या दोषमुक्त किया गया है तो यथास्थिति ऐसे उन्मोचन या दोष मुक्ति तक के लिए निलंबित हो जाएगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो रजिस्टर्ड होता है उसका मामला धारा 184 के तहत, धारा 184 के तहत उसका मामला रजिस्टर्ड अगर किया जाता है, तो जो उसने अपराध किया है उस तारीख से, अपराध में क्या किया उसने, एक या एक से अधिक व्यक्ति को या तो चोटें पहुंचाई होंगी या उसकी क्या है, उन व्यक्तियों की मृत्यु कारित की गई हो, लापरवाही पूर्व से वाहन चला के मृत्यु वगैरह अगर कारित कर दी है, तो पहला सीधा सीधा नियम ये कहता है कि उस जब आपका मामला दर्ज होता है उससे 6 माह के लिए उसका जो लाइसेंस है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है नियम, दूसरा ये नियम कहता है कि मान लो अगर उसको उन्मोचित कर दिया जाता है, उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, उन्मोचन या उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो उन्मोचन या दोष मुक्ति की जो अवधि होती है उस अवधि तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया जाएगा। मान लो पहले तो 6 माह के लिए निरस्त किया, अब मान लीजिए न्यायालय के समक्ष मामला आया और न्यायालय ने कहा कि भाई इनको छोड़ते ना, कोई अपराध नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, न्यायालय ने छोड़ दिया, न्यायालय को साक्ष्य नहीं मिले और एक ही महीने में छोड़ दिया, तो इनका जो लाइसेंस है वो उसी समय जो वापस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दोष मुक्ति का निर्णय दे देता है न्यायालय के, इनने कोई अपराध नहीं किया, मान लो 2 महीने में न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो उस समय हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हैं, या तो 6 महीने के लिए निरस्त कर दिया जाएगा उनका, या फिर बाद में उन्मोचन या दोष मुक्ति हो जाती है, उतनी अवधि तक के लिए इनका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। कितनी अवधि के लिए, सामान्यतः 6 माह और ये 2 अवधि, उन्मोचन या दोष मुक्ति की जो अवधि है उस तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, इनका लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा, निरस्त सस्पेंड टाइप का कर देते हैं, टेम्परेरी, है ना। दूसरा कहता है जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति उपधारा 1 के उपबंधों के आधार पर निलंबित हो जाती है, वहां वह पुलिस अधिकारी जिसने उपधारा 1 में निर्दिष्ट मामला रजिस्टर किया है ऐसे निलंबन की जानकारी उस न्यायालय को देगा जो ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम है, और ऐसा न्यायालय चालन अनुज्ञप्ति को कब्जे में ले लेगा, उस पर निलंबन का पृष्ठांकन करेगा और ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य की सूचना उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसने वह अनुज्ञप्ति दी थी या उसको अंतिम बार नवीनीकरण किया था। सिंपल सी प्रोसेस है कि जब आपने एक्सीडेंट किया सबसे पहले पुलिस वाले आपका लाइसेंस ले लेंगे, छुड़ा लेंगे कुल मिला के, और वो न्यायालय में पेश कर देंगे। न्यायालय क्या करेगा, उस पर टीप लगाएगा, टीप लगा के उसको जो है आरटीओ कह लीजिए या अनुज्ञापन प्राधिकारी कह लीजिए, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसको भेज देगा, इससे पता टीप लगा के कि भैया इस व्यक्ति का जो लाइसेंस है क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो पुलिस वाले आपका लाइसेंस लेके क्या करेंगे, न्यायालय में पेश कर देंगे। अगर आपने अपराध किया है तो पुलिस वाले क्या करेंगे, आपका जो लाइसेंस है उसको लेकर क्या करेंगे, न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, न्यायालय उस पर टीप लगा के कुल मिला के जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसके पास भेज देगा। ये प्रक्रिया है, ठीक है। तीसरा कहता है जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति दोष मुक्त या उन्मोचित
किया जाता है वह न्यायालय चालान अनुज्ञप्ति के निलंबन के संबंध में ऐसी चालान अनुज्ञप्ति किए गए पृष्ठांकन को रद्द कर देगा। अब भैया दोष मुक्त हो गए हैं या उन्मोचित हो गए हैं, तो जो पृष्ठांकन किया था न्यायालय क्या करता है, उसको खत्म कर देगा। ये तो आप जानते ही होंगे, जो सब लोग वकील होंगे, तो कि भाई न्यायालय क्या करता है, साइन वाइन कर देता है ना, सील लगा देता है, निरस्त का आदेश नो हो गया कि साहब निरस्त हो गया, सस्पेंड हो गया। अब दोबारा जब आपका जो है आप दोष मुक्त हो गए, उन्मोचन होगा, तो फिर न्यायालय में फिर आवेदन करो कि साहब हमारा सही किया जाए, तो न्यायालय उसको काट देता है, सील लगा देता है कि भाई ये ठीक है, रेडी हो गए। तो उस तरीके से फिर वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है लाइसेंस। ठीक है। अब चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान के संबंध में कोई चालन अनुज्ञप्ति उपधारा 1 के अधीन निलंबित की जाती है तो ऐसी अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने से या उसे अभिप्राप्त करने से तब तक विवर्जित किया जाएगा जब तक कि वो चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन प्रवृत्त रहता है। तो ये कह रहा है विशिष्ट वर्णन का कोई वाहन हो सकता है, विशिष्ट वाहन हो सकता है जिसके लिए उसकी अनुज्ञप्ति वगैरह निरस्त की गई थी, तो ऐसा व्यक्ति है उस विशिष्ट वाहन को उस समय तक जब तक उसका लाइसेंस सस्पेंड रहता है तब तक वो उसको चला भी नहीं सकते, चलाने से भी क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। उस तरीके के वाहन को वो बगैर अनुज्ञप्ति के भी नहीं चला सकता, मतलब उसको नहीं चलाएगा। मान लो कोई ट्रक की अनुज्ञप्ति थी, आपकी लाइसेंस सस्पेंड हो गया, तो ऐसा नहीं कि बगैर अनुज्ञप्ति के चलाते रहे। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि उस समय तक आप जो है उस वाहन को वगैरह को चलाने के लिए भी क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है। तो उस वाहन को चलाने के लिए क्या हो जाएंगे, आप पूर्ण रूप से अयोग्य हो जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार से आप उसे चला नहीं सकते। अब देखिए कहता है 22 दोष सिद्धि पर चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दीकरण। ये दोष सिद्धि पर कह रहा है, सेक्शन जो 22 है आपका दोष सिद्धि पर कह रहा है। दोष सिद्धि पर निलंबन है ये, बस चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन। दोष सिद्धि पर निलंबन कैसे होता है, देखिए इसमें 4 क्लॉज है। पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है धारा 20 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां धारा 21 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यान को ऐसे खतरनाक रूप से चलाने के कारण, जैसा कि धारा 184 में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोरोपति कारित करने के अपराध के लिए दोषित किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को जहां तक वह उस वर्ग का वर्णन के मोटर यान से संबंध में है ऐसी अवधि के लिए रद्द या निलंबित कर सकेगा, जो ठीक समझे। देखिए सारी की सारी एक ही भाषा आ रही है, सब में पहले भी वही है, जेवीस में भी वही भाषा है। ये क्या कह रहा है, बस अंतर इतना है कि यहाँ दोष सिद्ध हो गया वो व्यक्ति, यहाँ पे वो व्यक्ति क्या हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति की अनुज्ञप्ति को रद्द कर देगा, या जो भी वाहन से उसका एक्सीडेंट हो उस तरीके के वाहन को भी रद्द कर सकता, उस तरीके के जो वाहन की अनुज्ञप्ति है चलाने की, जो उसकी चालन अनुज्ञप्ति है, उसको क्या कर सकता है, न्यायालय रद्द कर सकता है। कब करता है, जब वो दोष सिद्ध हो जाता है, या उसने किसी व्यक्ति को खतरा कारित किया है, या नुकसान कारित किया है, या किसी की मृत्यु कारित की है। तो कुल मिला के जब वही किया होगा तभी दोष सिद्ध हुआ होगा, तो दोष सिद्धि पर क्या कर देगा, ठीक कुल मिला के उसका लाइसेंस जो है न्यायालय क्या कर सकता है, उसके लाइसेंस को ऐसी अवधि के लिए निलंबित या रद्द कर सकता है, जैसा न्यायालय उचित समझे उतनी अवधि के लिए क्या कर सकता है, उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। दूसरा कहता है धारा 20 की धारा 2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति जो धारा 185 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषित किया जा चुका है, उस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोषित किया जाता है, प्रति दोषसिद्धि करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 185 के अधीन कोई अपराध किया, दोबारा अपराध किया है, तो न्यायालय उसकी भी अनुज्ञप्ति को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, निलंबित कर सकता है। क्योंकि एक बार आप पढ़ रहे हैं, अभी अपन पहली बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आपको हेडिंग पढ़ना, बाकी एक बार एक सेक्शन पढ़ लो तो सभी में वही बात आ रही है कि भी चालन अनुज्ञप्ति न्यायालय क्या करता है, रद्द करता है। हाँ कहीं कभी कोई डेट वगैरह आ रही तो वो नोट करनी है आपको, ठीक है। तीसरा देखिए क्या कहता है, यदि कोई चालन अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है तो न्यायालय चालन अनुज्ञप्ति को अपनी अभिरक्षा में ले लेगा, उस पर यथास्थिति रद्दीकरण निलंबन का पृष्ठांकन करेगा
उस प्रकार पृष्ठांकन चालन अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अंतिम बार नवीनीकरण किया था, और वह प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और निलंबित अनुज्ञप्ति की दशा में अनुज्ञप्ति को निलंबन की अवधि की समाप्ति हो जाने पर उसके धारक को ऐसी वापसी के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर वापस कर देगा। ये सिंपल सी बात यहाँ भी कह रहा है, न्यायालय अगर क्या करता है उसकी अनुज्ञप्ति पे पृष्ठांकन करेगा, पृष्ठांकन करके जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है या जिसने अंतिम बार नवीनीकरण किया था उसको भेज देगा। वो क्या करेगा, वो जब तक सस्पेंशन की अवधि बनी रहती लाइसेंस की तब तक क्या करेगा, अपने पास उसको संभाल करके रखेगा। उसके बाद जब अवधि पूरी हो जाती है, सस्पेंड की जो अवधि थी वो समाप्त हो जाती है, तो जिस व्यक्ति का जो लाइसेंस है वो आवेदन करेगा। जब वो आवेदन करेगा तभी वो क्या करेगा, उसको वो जो है लाइसेंस देगा। तो कुल मिलाकर अनुज्ञापन प्राधिकारी उसको संभाल के रखेगा। और जब आपका मान लो हमारा लाइसेंस निरस्त हो गया, अब जाके समय जो सस्पेंशन की अवधि समाप्त हो जाएगी, फिर से हम अब जाके अनुज्ञापन प्राधिकारी के यहाँ आवेदन करेंगे कि हमारा लाइसेंस जो है लौटाया जाए, तो फिर उसके बाद वो आपको वो लाइसेंस लौटा देगा। परंतु लिखा है इसमें, परंतु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक वापस नहीं की जाएगी, वही शर्त है, अनुज्ञप्ति जारी की थी अंतिम इसको, परंतु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक कि उसका धारक निलंबन की समाप्त होने के पश्चात उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अंतिम बार नवीनीकरण किया था समाधानप्रद रूप से धारा 9 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट यान चलाने की सक्षमता का परीक्षण नए सिरे से नहीं दे देता तथा उसके उत्तीर्ण नहीं हो जाता, और धारा 8 की उपधारा 3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से ऐसी रीति में चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता। तो यहाँ एक शर्त और आ गई, ये कह रहा है कि भाई दोबारा आप अनुज्ञप्ति लेने जाते हैं, जब आपकी सस्पेंड की गई थी दोष सिद्धि के बाद, तो पहले तो आपको वही जो आपका चालन का जो टेस्ट होता है वो पास करना पड़ेगा दोबारा से। उसके बाद अगर आपका मेडिकल जरूरी है तो मेडिकल भी आपको जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी को देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको जो है आपकी लाइसेंस जो निरस्त किया था उसको वापस करेगा। चौथा कहता है, यदि विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है तो ऐसी अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को धारण कर चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने या उसे अभिप्राप्त करने से तब तक के लिए विवर्जित हो जाएगा जब तक चालन अनुज्ञप्ति का रद्दीकरण निलंबन रहता है। कोई बात इसमें आ रही कि कोई विनिर्दिष्ट वर्णन का वाहन है, कोई स्पेसिफिक वाहन होता है ना, जैसे 4 पहिया के बाद जो बड़े वाहन होते हैं वो विनिर्दिष्ट होते हैं, या हैवी व्हीकल कह लीजिए, या अलग तरीके के कैटेगरी के होते हैं, तो वो उन वाहनों को चलाने के लिए तब तक के लिए क्या रहेगा, जब तक उसका लाइसेंस सस्पेंड रहता है तब तक उन वाहनों को चलाने के लिए वो क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। देखिए ये और देखिए 23 सेक्शन 23 कहता है आपका निर्णयता आदेश का प्रभाव, ये कह रहा है निर्योग्यता जो है उसका प्रभाव क्या होगा, जो निर्योग्यता है उसका क्या प्रभाव होगा। तो निर्योग्यता का क्या प्रभाव होगा, पहला कहता है ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत धारा 19 और धारा 20 के अधीन कोई निर्णयता आदेश दिया गया है उस सीमा तक और उतनी अवधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से विवर्जित रहेगा, और आदेश की तारीख को यदि ऐसा व्यक्ति कोई चालन अनुज्ञप्ति धारित करता है तो वह उस सीमा तक और उस अवधि के दौरान प्रभावशाली ना रहेगी। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर उसका लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया गया है तो उतनी अवधि के लिए, जितनी भी अवधि के लिए उसका लाइसेंस निरस्त किया गया है उतनी अवधि के लिए वो क्या रहेगा, अनुज्ञप्ति धारण करने के अयोग्य रहेगा। पहला तो नियम ये कह रहा है कि भैया वो क्या रहेगा, अयोग्य रहेगा उतनी अवधि के लिए, उतनी अवधि के लिए क्या रहेगा, अवधि के लिए अयोग्य रहेगा, उतनी अवधि के लिए क्या रहेगा, अयोग्य रहेगा जितनी अवधि के लिए उसका लाइसेंस निरस्त किया गया है। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया 2 साल 3 साल के लिए मान लो अयोग्य हो गया कोई व्यक्ति, अब उसने कहा कि भैया अयोग्य हो गए हैं, बोले एक काम करते हैं दोबारा से दूसरा लाइसेंस बनवा लेते हैं, कोई को क्या पता पड़ रहा, तो ये कह रहा है कि वो दूसरा लाइसेंस प्राप्त करेगा वो भी उसके कोई काम का नहीं रहेगा। इसी में ये कह रहा है कि अभिप्राप्त करने से विवर्जित रहेगा, और आदेश की उस तारीख को यदि व्यक्ति कोई चालन अनुज्ञप्ति धारित है तो उस सीमा तक और उस अवधि के दौरान प्रभावशाली नहीं होगी। कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर वो कोई लाइसेंस धारित करे हैं या उसके पास जो भी लाइसेंस है उतनी अवधि के लिए वो क्या रहेगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
निष्प्रभावी हो जाएगा, या कह लीजिए वो जो लाइसेंस धारित करे वो किसी काम का नहीं रहेगा। कितनी अवधि के लिए? जितनी अवधि के लिए वो अयोग्य हो गया है उतनी अवधि के लिए जो लाइसेंस है उसका क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है धारा 20 के अधीन दिए गए निरंतर आदेश का प्रवर्तन उस आदेश के विरुद्ध अथवा उस दोष सिद्धि के विरुद्ध जिसके फलस्वरूप आदेश दिया गया था अपील के लंबित रहने के दौरान तब तक निलंबित या मुलतवी नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील न्यायालय वैसा निर्देश ना दे दे। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक ने किसी व्यक्ति ने उसकी अपील कर दी है, तो जब तक कि अपील का निराकरण नहीं हो जाता उस अवधि के लिए मतलब जब तक अपील न्यायालय अपना फैसला नहीं कर देता या फिर अपील न्यायालय ने कोई उसके निलंबन का आदेश ना दे दिया हो, तब तक उसका जो आदेश है, जो लाइसेंस वगैरह उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। मतलब अपील न्यायालय या तो अपील न्यायालय कर देगा या अपील की अवधि निकल जाती है, उस अवधि के बाद क्या करा जाएगा? उसके जो लाइसेंस है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा कहता है कोई व्यक्ति जिसकी बाबत कोई निहत्ता आदेश दिया गया है उस आदेश की तारीख से 6 माह की समाप्ति के पश्चात किसी समय उस न्यायालय या उस अन्य प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया था निहत्ता हटाने के लिए आवेदन कर सकेगा तथा यथा स्थिति हुए न्यायालय या प्राधिकारी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निहत्ता आदेश को रद्द कर सकेगा या उसे परिवर्तित कर सकेगा। परंतु जहां न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस धारा के अधीन निहत्ता के किसी आदेश को रद्द करने या उसमें कोई परिवर्तन करने से इनकार करता है, वहां उसके अधीन दूसरे आवेदन को ऐसे इनकार किए जाने की तारीख से 3 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात के पूर्व ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला फैक्ट जो है, ये कहता है कि जब आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है तो दोबारा आप आवेदन जो है उसकी समाप्त ये निर्योग्यता हटाने के लिए कह लीजिए कब कर सकते हैं? 6 माह के बाद। 6 माह बाद 6 माह बाद आप आवेदन कर सकते हैं कि भाई साहब हमारा जो लाइसेंस हमने निरस्त किया था श्रीमान उसको क्या कर दिया जाए? रिन्यू कर दिया जाए, उसको दोबारा से हमारा दे दिया जाए। तो आप कब आवेदन कर सकते हैं? 6 माह तक। 6 माह के बाद 6 माह के बाद वो देखेगा, उसे लगता है कि भैया ठीक है दे दो तो दे देगा, नहीं लगता तो मना भी कर सकता है। और अगर उसने मना कर दिया तो फिर उसके बाद आपको 3 माह बाद, मतलब ये नहीं कि दोबारा आप आवेदन करेंगे 6 माह उसने आपने उसने आवेदन किया, आपने आवेदन किया, उसने आपका आवेदन देने से मना कर दिया, फिर दोबारा लेके फिर पहुंच गए 4 दिन बाद, नहीं। तो उसके बाद फिर 3 महीने बाद, उसके बाद फिर 3 महीने बाद क्या कर सकते हो? आप आवेदन कर सकते हो। मतलब ये समझ लो कि फिर 3-3 महीना करके आप आवेदन कर पाओगे। पहले 6 माह जो अपराध हुआ निरस्त हुआ उसके 6 माह, तो अगला आवेदन जो लगाओगे 6 माह के बाद वो 3 माह के बाद लगाओगे। और फिर अगर यहाँ भी कर देगा तो फिर 3-3 माह करते ही चलता रहेगा। तो 3 माह के बाद क्या करोगे? आप आवेदन लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस पे बनेगा 6 माह के बाद कि अगर आपका लाइसेंस जो निरस्त हो गया है उसके लिए बाद आप उसको फिर से कुल मिला के प्रभावी कराने के लिए जो आप कितनी अवधि के बाद जो है आप क्या कर सकते हो? आवेदन कर सकते हो। तो 6 माह के बाद आप क्या कर सकते हो? आवेदन कर सकते हो। और अगर 6 माह बाद भी वो कर देता है अनुज्ञापन प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, अगर वो आपका आवेदन निरस्त कर देता है तो उसके बाद फिर 3 माह बाद क्या कर सकते हो? आप आवेदन कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा 24 कल सोमवार को ही देखेंगे, 24 से सोमवार को देखेंगे। अभी क्या काफी बड़े हैं 24, 1 मिनट